हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट पाइवेंट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस तरह से लाइफ जो है इनएनिमेट मैटर से, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग मैटर, लगभग इनएनिमेट मैटर से लाइफ ओरिजिन हुई अर्थ पे। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर हम एक एक करके थ्योरीज डिस्कस करें तो सबसे पहले थ्योरी आनी चाहिए स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज गिवन बाय सम जर्मन प्रिस्ट, जिन्होंने ये कहा कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ये सुपर नेचुरल पावर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे जो है लाइफ बनाती रहती हैं और ख़त्म करते रहते हैं। नेचर में सुपर नेचुरल पावर जो है वो इंटरवल ऑफ टाइम पे लाइफ को बनाते हैं, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा एक आपका इसमें थ्योरीज में आता है सुपर नेचुरल पावर के बाद थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ। ये से थोड़ा सा अपोजिट है। एटर्निटी ऑफ लाइफ कहती है कि लाइफ पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। देयर वॉज नाइदर बिगनिंग, नाइदर द बिगनिंग और नॉट द एंड। ना तो कभी शुरुआत ही हुई थी और ना कभी अंत होगा। हमेशा लाइफ जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहे थे और वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। और इस हिसाब से कोई फॉसिल्स तो होने नहीं चाहिए थे। तो एटर्निटी ऑफ लाइफ डू नॉट they do not think that there should be a fossils, बट जब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मिले फॉसिल्स के तो ये थ्योरी तो अपने आप ही गलत प्रूफ हो गई। Then there was a theory of sudden creation, or we can say the theory of the catastrophism और कैटास्ट्रॉफिज्म जो थ्योरी है, ये थ्योरी लगभग आपके सुपर नेचुरल जैसी ही है। अगर हम देखें तो इनमें थोड़ा रोल कम दिया गया स्पेशल क्रिएशन का, बट उन्होंने कहा है कि अर्थ पे कभी वॉल्केनिक इरप्शन से, कभी अर्थक्वेक से, कभी किसी और प्लैनेट के टकराने से अर्थ पे जो भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसका अंत होता है और एक नई एग्जिस्टिंग लाइफ, नई लाइफ जो है वो जनरेट होती है, या फिर हम कहें नया जीन पूल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। ऐसा ज़रूर होता होगा, ठीक है, क्योंकि फॉसिल एविडेंस तो ये ज़रूर कहते हैं कि सडन क्रिएशन या कैटास्ट्रॉफिज्म आया है। क्योंकि हम अगर डायनासोर के एविडेंस देखें, और साथ ही साथ कुछ फिल्में भी इस तरह से कहते हैं ना, लाइक अगर हम एवेंजर्स के बारे में देखें तो उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि अर्थ पे जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो जाती है, नया जीन पूल आता है। तो ये सडन क्रिएशन लगभग उसी के बारे में है कि एक कैटास्ट्रॉफ आता है और जो पुरानी एग्जिस्टिंग लाइफ है वो जाती है और नया जीन पूल एग्जिस्ट करने लगता है। तो दैट इज सडन क्रिएशन। देन आफ्टर द सडन क्रिएशन देयर वाज थ्योरी ऑफ कॉस्मोसॉइक थ्योरी। ये थोड़ी सी फेमस थ्योरी भी है, कॉस्मोसॉइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ओके, कॉस्मोजॉइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इस थ्योरी के बारे में हमारा क्या कहना है। कॉस्मोजॉइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया जो है वो क्या कहती है कि अर्थ पे बाहर, यानी किसी और कॉस्मिक मटेरियल या किसी और वर्ल्ड का कोई स्पोर जो है वो आया है, किसी और प्लैनेट का या एक्स्ट्रा प्लैनेट का कोई स्पोर आया है। फिर वो स्पोर जो है वो यहाँ पर आके फेवरेबल कंडीशन देखता है और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है और वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वो जर्मिनेट करता है और वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है, ये कहते हैं। अब अगर हम इसमें नाम से भी देखें तो कॉस्मोसॉइक, कॉस्मो मीन्स कॉस्मिक यानी प्लानिटरी, और सॉइक मतलब लाइफ या एनिमल, ठीक है। तो ये वहीं से लाइफ जो है आती है। पेंसपर्मिया, यहाँ स्पर्म मतलब भी क्या होता है, स्पोर होता है। तो स्पोर एक्चुअली होता क्या है, स्पोर मतलब एक ऐसी लिविंग एंटिटी जो किसी थिक वॉल के अंदर है,
ठीक है, और रेजिस्टेंस वॉल के अंदर है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस कोर है। डेफिनेटली अगर वो किसी और प्लैनेट को क्रॉस करके हमारे प्लैनेट पे आए तो वो रेजिस्टेंट होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस कोर है और उसके ऊपर एक थिक वॉल है जिसमें अंदर एक लिविंग एंटिटी है। जैसे ही वो अर्थ पे आती है, एक लिविंग एंटिटी का मतलब ऐसा नहीं कोई जिंदा कोई जीता जागता एलियन आदमी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई एक लिविंग कंडीशंस या छोटा मोटा लिविंग एंटिटी जैसे कि जाइगोट या फिर स्पर्म, ठीक है। तो वो लिविंग एंटिटी जैसे ही अर्थ पे आई, स्पोर जैसे ही अर्थ पे आया, फेवरेबल कंडीशन मिली तो उन्होंने जर्मिनेट किया और वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। ये कॉस्मोसॉइक थ्योरी। अब ये कॉस्मोसॉइक थ्योरी जो है उसके बाद आपका आता है, दिस थ्योरी वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द अरहेनियस, बट हम इस थ्योरी से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि डेफिनेटली क्या कहते हैं टॉक ऑफ द टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्योंकि अगर हम नेचुरली भी देखते हैं कि हमने मिठाई रखी है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद वहाँ पर कीड़े चल सकते हैं या फिर मक्खियाँ उस पर आ जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? अगर हम कोई भी जो रोटी वगैरह है या फिर कोई भी जानवर मर गया है, सड़ गया है, तो थोड़ी देर बाद उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना पता हो तो हमेशा ये लगेगा कि शायद वो मर गया है इसीलिए उसमें से कीड़े डेवलप करने लग गए हैं। कीड़े आए कहाँ से? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि कोई जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही किसी भी लिविंग या डेड मैटर में से जनरेट हो सकती है। एंड दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय वैन हेलमंट। और इसी थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कहते हैं, सॉरी थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस भी कहते हैं। अबायोजेनेसिस यानी नॉन लिविंग मटेरियल में से या डेड मटेरियल में से भी लाइफ जो है वो जनरेट हो सकती है। वैन हेलमंट और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसी तरफ दूसरे साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ इसको डिससपोर्ट भी करते हैं। डिससपोर्ट करने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं आपके? डिससपोर्ट करने वाले 3 साइंटिस्ट लाइन में हैं। देयर इज फ्रांसिस्को रेड्डी, then there is Lazarus Pelzani, and the last but not the least, Louis Pasteur. ओके क्या इन्होंने सपोर्ट किया, कैसे इन्होंने सपोर्ट किया और कैसे डिससपोर्ट किया? तो व्हेन देयर वाज अ पीस ऑफ मीट and the scientists had taken the piece of meat and they saw the sudden development of maggots. मैगॉट्स जो है वो सडनली वहाँ पर डेवलप होने लगे। मैगॉट डेवलप होने का मतलब क्या है? कीड़े उसमें चलने लग गए। अब कीड़े जो है चलने उसमें लग गए तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या देखा? फ्रांसिस्को रेड्डी ने मीट को फ्रांसिस्को रेड्डी has taken the piece of the meat or fish and he covered them in muslin cloth, and then after some time he find that the flies that were nearby the meat, जो उसके आसपास घूम रही थी, they lay the egg and and after some time the maggots were seen. उन्होंने ये थिंकिंग डेवलप की क्योंकि वहाँ पर मीट के आसपास जो फ्लाइज थे उन्होंने एग ले करे हैं। जहाँ एग ले हैच हो गए वहीं पर मैगॉट्स थे, जहाँ पर वो हैच नहीं हुए वहाँ कोई भी मैगॉट्स या किसी भी तरह के कीड़े नहीं थे। तो उन्होंने डेवलप किया कि लाइफ जो है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ जो है वो जनरेट होती है, अदरवाइज लाइफ जनरेट नहीं होती। ओके, सो देयर वर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट्स सो देयर इज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकेंड साइंटिस्ट जो लाइन में है दैट इज लाजरस पेल्ज़नी, हु हैव टेकन जिन्होंने अभी मीट ब्रॉथ लिया इन अ कॉनिकल फ्लास्क और उस मीट ब्रॉथ को सील करके रखा। आफ्टर मीट ब्रॉथ को सील करके रखा, आफ्टर मंथ्स वो मीट ब्रॉथ में कोई मैगॉट्स नहीं आए, कोई कीड़े या कुछ भी कोई भी ग्रोथ डेवलप नहीं हुई। और उन्होंने सील को जब ओपन किया,
सील को ओपन करने के बाद भी देयर वाज नो साइन ऑफ एनी माइक्रोब, नो माइक्रोब। व्हेन देयर वाज नो माइक्रोब, कोई माइक्रोब नहीं था, तो उन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, देन ही डेवलप दैट थिंकिंग एंड एजम्पशन दैट फॉर डेवलपिंग अ लाइफ देयर इज अ नीड ऑफ एयर। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ थी कि मीट ब्रॉथ को पहले हीट किया गया था। हीट करने से जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रोब थे वो भी उसमें दे वर किल्ड ड्यू टू स्टेरलाइजेशन, अ पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन हीटिंग। तो उन्होंने बॉईल किया था इसको, मीट ब्रॉथ को, और इस मीट ब्रॉथ को स्टेरलाइज कर दिया था। एग्जिस्टिंग कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ उसमें थी नहीं। तो उन्होंने ये एजम्पशन लगाया कि क्योंकि उन्होंने वो बिल्कुल सील कर रखा था और पहले से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ उसमें नहीं थी ड्यू टू स्टेरलाइजेशन विद हीट, तो एयर भी यहाँ पे नहीं थी। सो एग्जिस्टिंग लाइफ को एयर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तभी वो ग्रो करती है, अदरवाइज देर इज़ नो लाइफ। अगर वहाँ पर कोई एयर सप्लाई होती तो एग्जिस्टिंग लाइफ यहाँ पर से जनरेट हो पाती। ठीक है, सो देर वॉज नो माइक्रोब आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सील। सील जैसे ही हुई, ओपनिंग ऑफ सील, आफ्टर सम टाइम द लाइफ डेवलप्स। ओके, यहाँ पर दो अलग अलग एजम्पशन है। फ्रांसिस्को रेड्डी कह रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में से ही लाइफ आएगी। लाज़ारुस स्पेल्ज़नाई कह रहे हैं कि अगर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं होती है तो भी लाइफ आ सकती है अगर वहाँ पर एयर सप्लाई हो। ओके, सो व्हाट लुइस पास्चर सजेस्ट, वो भी सपोर्ट नहीं करते, वो भी डिसपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस को। वो भी यही कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जिसकी नेक एक स्वॉन नेक थी, जिसकी नेक एक स्वॉन नेक थी, और ये स्वॉन नेक इतनी पतली थी जिसमें से सिर्फ एयर सप्लाई जा सकती थी। द माइक्रोब कैन नॉट गो इनसाइड, no microbe can go inside, no microbe can go inside। and अंदर क्या डाला था, अंदर था मीट ब्रॉथ, ठीक है, which was first boiled or we can say heated after for sterilization। प्री स्टेरिलाइजेशन किया गया मीट ब्रॉथ को और उसमें डाला गया, काफ़ी दिन रखा गया, एंड देयर वाज नो साइन ऑफ माइक्रोब, देयर वाज नो सील। इस फ्लास्क में, इस फ्लास्क को हम सोनेक्स फ्लास्क भी कहते हैं। ये स्पेशल फ्लास्क है जिसमें दोनों जो भी आपके प्री साइंटिस्ट थे उन दोनों की थ्योरी यहाँ ली गई सोनेक फ्लास्क के अंदर। इस सोनेक फ्लास्क कि दोनों की थ्योरी यहाँ पे थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे वो डेवलप होना भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ एयर का सप्लाई है। तो एयर का सप्लाई तो है बट माइक्रोब कोई अंदर नहीं घुस पा रहा है। ठीक है, सो बड़ी चालाकी से लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया, दोनों के करेक्शन व्यूज भी लेकर। सो नो साइन ऑफ माइक्रोब्स कैन बी सीन हेयर, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ब्रोक द नेक, जब उन्होंने इस स्वॉन नेक को तोड़ दिया, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में सील तोड़ दी गई थी, व्हेन ही ब्रोक द नेक ही टेक द सैंपल, उन्होंने एक सैंपल लिया, सैंपल में देखा कि कोई माइक्रोब नहीं है। आफ्टर सम टाइम द माइक्रोब डेवलप्स, आफ्टर सम टाइम जब नेक ब्रोक हो गई है, एयर सप्लाई है, तो माइक्रोब ऑफकोर्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये थ्योरी जो है वो किया कि एयर से नहीं हो रहा है बट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फिर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं थी, देयर वाज इवन देयर इज एयर सप्लाई भी थी, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई भी माइक्रोब जो है यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहा था। नेक ब्रोक होने पर वो इतना ओपन हो गया कि यहाँ पर कोई और बाहर से आते हुए प्री एग्जिस्टिंग सप्लाई जा सकती थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यानी कोई भी किसी फॉर्म में जर्म या माइक्रोब जा सकता था, तो और इसीलिए यहाँ पर तब कोई ग्रोथ दिखाई देने लगी। लुइस पास्चर हैज़ ऑल्सो गिवन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एक शॉर्ट जिसमें अगर बताएं तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी अगर कोई भी डिजीज हमें है तो उसके पीछे कोई ना कोई एग्जिस्टिंग लिविंग माइक्रोब है, यानी कोई पैथोजन ज़रूर होगा। ओके, सो फादर ऑफ लुइस पास्चर जो है वो काफ़ी नोन है इस टेक्निक में, फादर ऑफ फर्मेंटेशन ऑल्सो, बट इनके बारे में फिर भी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड आफ्टर डिसअपॉर्टिंग दिस थ्योरी, ये तीनों साइंटिस्ट
आपके तीसरे एक और थ्योरी को सपोर्ट करने लगा है, विच इज़ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये भी एक और थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें आगे भी डिस्कशन चलता रहेगा, बट अभी जो थ्योरी चल रही है वो है मॉडर्न थ्योरी। modern theory that modern theory is also known as chemical theory of evolution or chemical theory of origin of life. Chemical theory or chemogeny of origin of life, ये आजकल हम बहुत जगह लिखा भी देखे हैं कि किस तरह से जो है लाइफ आपकी किसी केमिकल से ही बन के आई है। क्योंकि अर्थ पे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अर्थ पे एक्चुअली है क्या, 70% तो वाटर ही है, बाकी सब क्या है, लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर के अलावा उसमें क्या है, यानी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और बचा हुआ पार्ट क्या है, बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर कैसे आया होगा, या तो पानी से आया होगा या बचे हुए इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो कि केमिकल है। ओके, तो केमिकल थ्योरी जो है इसका आइडिया किसने दिया था? फर्स्टली इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। आइडिया वाज गिवन बाय हिम कि ज़रूर केमिकल से ही ऐसा होगा कि केमिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, वहाँ से लाइफ एग्जिस्ट करनी शुरू की होगी। अर्नस्ट हैकेल के आइडिया को पुट फॉरवर्ड करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में थ्योरी देते हैं, केमिकल थ्योरी जो है वो देते हैं ओपेरॉन, साइंटिस्ट AI ओपेरॉन एंड JBS हैल्डन। इनकी थ्योरी जो है ये थ्योरी देते हैं थ्योरी ऑफ जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बट दैट थ्योरी फ्रॉम द केमिकल्स। ठीक है, अभी ये क्या कह रहे हैं कि ज़रूर स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुई होगी लेकिन केमिकल्स से जनरेट हुई होगी। ठीक है, अब इन्होंने ये थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें, इन्होंने ये थ्योरी दी क्यों है और हमें अभी तक ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं थ्योरी। अभी डिस्प्रूव हो गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन से बायोजेनेसिस आ गया, बट इन्होंने क्या कहा कि अब इस मतलब मॉडर्न इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें, ठीक है, जो मॉडर्न अर्थ है या एग्जिस्टिंग अर्थ जो है उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ठीक है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी लाइफ स्पॉन्टेनियसली आ सके। ठीक है, मॉडर्न अर्थ एनवायरनमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन जो है हमारी यहाँ पर है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, टेम्परेचर जो है वो कूल है, रिएक्टिव कंडीशन नहीं है, नो रिएक्टिव कंडीशन, कोई रिएक्टिव कंडीशन नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर भी कम है, टेम्परेचर इज लेस। ठीक है, टेम्परेचर इज लेस कंपेरेटिवली अगर हम बात करें जो पहले एक्सिस्टिंग अर्थ का था, अब टेम्परेचर भी कम है, तो कोई भी केमिकल आपस में रिएक्ट कर ही नहीं सकता कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म और मैटर को बनाए। लेकिन प्रीवियस अर्थ अगर हम बात करें, इनिशियल कंडीशन कैसी रही होंगी अर्थ की जब लाइफ जनरेट हुई होगी, इनिशियल कंडीशन रही होगी रिड्यूसिंग, इनिशियल कंडीशन वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, कोई ऑक्सीजन कंडीशन नहीं थी, ऑक्सीजन कंडीशन नहीं थी, रिड्यूसिंग था, हाई टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एनवायरनमेंट था जहाँ पर केमिकल्स ने रिएक्ट किया और स्पॉन्टेनियसली लाइफ जनरेट हुई। ओके, सो ये कहते हैं कि जो थ्योरीज थी, जो थ्योरी अभी इन्होंने दी गई है, थ्योरी बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है वो सही है अभी के अर्थ के हिसाब से, लेकिन इनिशियली ज़रूर लाइफ आपके नॉन लिविंग मैटर्स या फिर केमिकल से ही बनी हुई है। ओके, सो अभी इस थ्योरी में थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या इन्होंने कहा कि जो प्री कंडीशंस थी, अगर हम बात करें प्री कंडीशंस ऑफ अर्थ, वो क्या थी? प्री कंडीशन ऑफ अर्थ क्या थी? प्री कंडीशन ऑफ अर्थ थी कि हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, क्योंकि reducing environment, there was reducing environment because there is no free oxygen, all oxygen was mixed with hydrogen to form water. ठीक है, so H2 mixed with the O2, तो there was no free oxygen, कोई free oxygen नहीं है तो reducing environment ही रहेगा। ठीक है, no free oxygen,
देन प्री कंडीशंस में हाई एनर्जी एलिमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर किस वजह से आ रहा है, हीट कंडीशन किस वजह से आ रही है, हीट कंडीशन आ रही है वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। उस समय पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस थे बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वो लावा स्टेज में थे, देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर। सो वॉल्केनिक इरप्शंस जो है, वॉल्केनिक इरप्शंस उस समय पे ज़्यादा थे। साथ ही साथ कॉस्मिक रेस, बाहर के प्लैनेट से कॉस्मिक रेस, और साथ ही में सन रेस, दे ऑल वर क्रिएटिंग द एनर्जी। okay, and there was a raw material also, the inorganic material। inorganic material जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता था वो क्या था, ठीक है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम बात करें, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे वो क्या रहे, फर्स्ट वर हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये माना जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये रहे होंगे, ठीक है। इनिशियली दीज एलिमेंट रिएक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था अर्थ का, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, इसीलिए इन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाए, क्योंकि ये तो अभी एटम ही स्टेज में है। मॉलिक्यूल बनाने पे इन्होंने हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, डाइनाइट्रोजन ज़रूर बनाया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनाया होगा, साथ ही साथ इन्होंने वाटर बनाया, एंड वाटर एंड ऑल्सो अमोनिया। दीज वाटर एंड अमोनिया वर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक मटीरियल, ये पहले इनऑर्गेनिक मटीरियल रहे होंगे। साथ ही साथ वाटर ने सारा ऑफ डी ऑक्सीजन यूज़ कर लिया था, तो इन्वायरमेंट तो रिड्यूसिंग ही था। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बनने के बाद कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बने, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल भी बनने लगे। फर्दर रिएक्शन, अब धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन हो रहा है, और लोअर डाउन होने पर क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहे हैं, सर्टन लेस टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज लोअरिंग डाउन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और स्लोइंग डाउन की वजह से क्या हो रहा है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, जैसे कि मीथेन। मीथेन वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसीलिए जहाँ पर भी मीथेन पाया जाता है हम सोचते हैं दैट देयर माइट बी अ लाइफ, फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। सैटर्न और जुपिटर पे भी मीथेन के साइंस मिले हैं। सो CH4 मीथेन was the first organic material. There was some inorganic HCN material, the hydrogen cyanide, NH3, ठीक है, अमोनिया। there were also simple inorganic और organic material, organic और inorganic material बनने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड was also there, मैंने पहले भी प्रीवियसली यहाँ लिख दिया है ये, ठीक है। इन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से फर्दर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है आपके डेवलप होने लगे, जैसे कि अगर हम बात करें मीथेन, ये कंबाइन करने लगे, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कंबाइन करने लगे। कंबाइन करने के बाद जैसे कि मीथेन में वाटर मिले तो पॉलीसेक्राइड्स बन सकते हैं इनसे, ओके, पॉलीसेक्राइड्स बन सकते हैं, शुगर चेन बन सकती है। अगर मीथेन में अमोनिया और वाटर मिले तो इससे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं या बने होंगे, ठीक है। इसी मीथेन में अगर वाटर और साथ ही साथ हाइड्रोजन साइनाइड भी बने तो न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स बन सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। These all are the simpler form of our polysaccharides basically, sorry, these all are the simpler form of our क्या कहते हैं, polymer chains, okay। So these are the precursors of the life। The first that was formed was protein, ठीक है। The first complex organic material was formed, the protein, ठीक है। ये प्रोटीन जो है सबसे पहले बने थे, एंड इन्हीं को लैंडमार्क भी बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ का। दीज वर इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल एग्रीगेट, और ऐसा माना जाता है कि उस समय पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, उस समय पर ये ज़्यादा लार्ज पूल ऑफ दीज कोलॉइडल एग्रीगेट वाज फाउंड इन द ओशियंस एंड सीज, ठीक है। दे वर द साइड वेयर द कोलॉइडल एग्रीगेट कैन बी फाउंड, और इसीलिए लाइफ जो है वो वहीं से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द वाटर, ठीक है। एंड दे दीज फर्स्ट साइन ऑफ द प्रोटीन और ऑल्सो नोन एज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोसर्वेट्स, ठीक है, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स। बेसिकली ये है क्या, ये आपके कोलाइडल एग्रीगेट्स हैं, कोलाइडल एग्रीगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि कहाँ पर मिले, ओशियन एंड सी सर्फेसिस पे और अंडर देम। ये कोसर्वेट्स जो है टर्म, ये बेसिकली ये टर्म जो है स्पेसिफिक है, ये दी गई थी ओपेरॉन के जरिए, और इन्हीं को, ये कोलाइडल एग्रीगेट्स को ही ये टर्म जो है दी था सिडनी फॉक्स ने। ओके, सो सेम टर्म है, कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स आर द कोलाइडल एग्रीगेट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कहा जाता था। और ये बेसिकली ये आया कहाँ से, ये टर्म जब सबसे पहले प्रोटीन जैसी कोई एंटिटी बनने लगी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है। ओके, अब ये क्या बनाया होगा इन सब ने, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब क्या है, मोनोमर्स है। मोनोमर्स जैसे कि पॉलीसेकेराइड है तो क्या बनाएगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अमीनो एसिड है, इनसे क्या बने होंगे, प्रोटीन बने होंगे। न्यूक्लियोटाइड है, इनसे क्या बने होंगे, न्यूक्लिक एसिड बने होंगे। और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, राइट, दे माइट हैव फॉर्म द प्री सेल्स, और दे माइट हैव फॉर्म द प्रोटोबायोंट और प्रोटोसेल्स और प्री सेल्स। इन्होंने क्या बनाया होगा, प्री सेल्स और प्रोटोबायोंट। तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये सारा का सारा क्या है, केमिकल इवोल्यूशन है। और केमिकल इवोल्यूशन के बाद ये अब हम नीचे आ रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, केमिकल इवोल्यूशन, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा में ये ध्यान से देखें तो ये था केमिकल इवोल्यूशन। किस तरह से अर्थ में केमिकल इवोल्यूशन हुआ है कि स्मॉल एलिमेंट जो है वो लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बन गए हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हाउ दीज प्री सेल्स डेवलप इन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट्स, राइट। So that's how the origin of life taken place. Now, Operon and Halden have just put forward the theory. लेकिन इसे experimentally proof किसने किया है? We cannot forget him, Miller and Urey. Experiment आपने जो है 11th class में भी एक topic है, Miller and Urey experiment. He have just done this with a simulation experiment. Simulation experiment थे. Simulation experiment means these were the copy of the actual happened the things. तो that is simulation experiment, copy experiment हम इसको कह सकते हैं। and ये experiment जो है spark discharge apparatus से किया गया। इस spark discharge apparatus में higher temperature even more than 800 डिग्री सेल्सियस लिया गया, और साथ ही साथ 3 केमिकल लिए गए, that was hydrogen, ammonia and methane, and all were in a ratio of 2:1:2. Okay, and so these were the precursors or raw material which were taken as an raw inorganic material, inorganic material that was taken by Miller and Urey. And what is formed after this high temperature, high pressure condition in these precursors, what is formed is 15 amino acid, and also इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था hot dilute soup। 15 amino acid में कुछ main that was glycine, alanine, glutamic acid and aspartic acid. So that's it about the जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर हम ध्यान से देखें तो कि किस तरह से लाइफ जनरेट हुई है, थ्योरी क्या क्या रही है।
पहले लाइफ की जो थ्योरी थी वो सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में डिस्कस करते थे, बिकॉज वी डोंट हैव मच एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स द एटर्निटी ऑफ लाइफ की लाइफ तो पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही है। यानी यहाँ पर लाइफ हमेशा रही है, कोई भी बिगनिंग और कोई भी लाइफ का एंड नहीं हुआ है। लेकिन सडन क्रिएशन ने ये बात मानी कि यस आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज कि जीन पूल आपका बदलता है, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रुथ कि जीन पूल या एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म है वो बदलते हैं। देन कॉस्मोसॉइक थ्योरी जो है वो बताती है कि कोई और एलियन लाइफ जो है वो हमारे यहाँ पर आई है और वहाँ से जो है सारा का सारा लाइफ जो है वो स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो कहते हैं कि आज के इन्वायरमेंट में कोई भी लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के बिना आ ही नहीं सकती। बट मॉडर्न थ्योरी कहती है कि शायद पुराने समय में जब अर्थ की कंडीशन रिड्यूसिंग और टेम्परेचर हाई था उस समय में प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, कुछ केमिकल्स से जो है वो आपके सेल्स तक डेवलप हो गए होंगे। यही है केमिकल इवोल्यूशन से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिनल लाइफ। थैंक यू।